हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अब आप क्लियर कर चुके हैं एक बिगनिंग लेवल और अब आप आ चुके हैं सेकंड लेवल में, यानी कि सीए में इंटर या सीए इंटर या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। सो वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज के दिन अपने सीखने वाले हैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 50 मार्क्स 100 मार्क्स तक का आता है अलग अलग कोर्सेज में। सो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके आपको नहीं जाऊँगा, इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। कपिल कॉमर्स क्लासेस जयपुर के अंदर आप ऑनलाइन भी इस चीज़ को कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेटर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और क्रैश कोर्स, ये सभी की सभी फैसिलिटीज़ हम अवेल आपको करवाते हैं। और आप इस चीज़ का आप अपने क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपके सिलेबस में कैसे आता है। अगर मैं बात करता हूँ सीए में इंटर की, तो सीए में इंटर के अंदर 50 नंबर का आता है डायरेक्ट टैक्स और 50 नंबर का आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है अपने वो यहाँ पे करने वाले हैं। ये आप सबके लिए एक बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मैंने अपनी क्लास जो भी ली है उसका क्लास 1 का क्लास नोट्स आपके सामने मैं आपके शेयर कर रहा हूँ और इसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिरकार इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। आप यहाँ पे बिल्कुल न्यू हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जीएसटी लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। आखिरकार ये जीएसटी होता क्या है? पहले भी अपनों ने सोचा था कि वैट लग जाता है, सर्विस टैक्स लग जाता है, एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, कई ऐसी चीज़ें जो हमारे इनकम के ऊपर या हम जो पे करते हैं उसके ऊपर लग के हमने पे करना होता था। आप कभी होटल में गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने क्या किया? आपने बिल चुकाया, बिल के अंदर लिखा होता है CGST इतना, SGST इतना। आखिरकार वो होता क्या है? तो अब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं कि आप यहाँ पे इस चीज़ के क्या बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और डायरेक्ट टैक्स की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप इनकम डायरेक्टली कमाते हैं उनके ऊपर लगता है। आप CA में बनेंगे और बनने के बाद जो आप प्रोफेशन से इनकम कमाएंगे या फिर कहीं से कोई हाउस आपने कोई रेंट पे दिया हुआ है वहाँ से कोई इनकम कमाएंगे, या फिर आप किसी भी प्रकार का घर को सेल करके कोई इनकम कमाएंगे, या फिर आप कोई भी सैलरी कमाते हैं, अदरवाइज आप लॉटरी से भी पैसा कमाते हैं। तो जितना भी ये पैसा आपने कमाया, ये सारा का सारा पैसा माना जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या माना जाता है? ये डायरेक्ट टैक्स, जो कि सीधी की सीधी आपके इनकम के ऊपर ही लगता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो वहां पे आपके ऊपर डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता है कि आपने जो इनकम कमाई, आपने अगर 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ा, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपने देखो 100 रुपए डायरेक्ट में कमाए थे तो डायरेक्ट सरकार को दे दिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप सामने वाले से लेकर ऊपर क्या दे देते हो, सरकार को दे देते हो। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने खाना खाया या कोई भी आपने बाइक खरीदी या कुछ भी आपने चीज खरीदने के बाद आपने सामने वाले को 50,000 प्लस 5% यानी कि 2500 रुपए टैक्स के दिए। अब जो 2500 रुपए आपने दिए, आपका तो खर्चा लग गया ना, आपका तो खर्चा लग गया 52,500 रुपए। अब जो 2500 रुपए आपने दिए वो क्या है? टैक्स। और वो टैक्स किसको देगा? वो सरकार को दे देगा। अब एक बात बताओ, उसकी जेब में कितने गए? 50,000। वो प्रोडक्ट था कितने का? 50,000। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा, जो एक्स्ट्रा 2500 रुपए उसने लिए हैं, वो उसकी डायरेक्ट इनकम थोड़ी है। डायरेक्ट इनकम तो 50,000 के अंदर ही है। यानी कि अगर एक व्यक्ति एक चीज दूसरे व्यक्ति को 50,000 की बेचता है, तो जो 50,000 की चीज बेची है उसके अंदर इसने 2500 रुपए GST लगाया। जो 50,000 है ना, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि उसको पड़ी कितने की, उसको कॉस्ट मान लो पड़ती है 40,000 की, वो 10,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ा और 50,000 की बेच दी। अब जो 50,000 की बेची उसके ऊपर क्या लगा? आपका GST लगा। क्या आपको समझ में आया? तो इस बंदे की जेब में इसकी डायरेक्ट इनकम कितनी है? डायरेक्ट इनकम इसकी 10,000 है। और जो इनडायरेक्ट पैसा आया, इनडायरेक्ट 2500 रुपए आया, वो 2500 रुपए किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर बर्डन क्या पड़ा? इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ा। अगर मान लीजिए ये कहता है कि नहीं मैं 55,000 की बेचूंगा, तो इसने 55,000 की सेल करी, 55,000 के ऊपर टैक्स आया, तो 55,000 का जितना भी टैक्स बना वो उसने सरकार को दे दिया।
आपको चीज समझ में आई? तो कुल मिला के ये जो टैक्स है वो क्या होता रहता है, दूसरे के ऊपर शिफ्ट, दूसरे के ऊपर शिफ्ट हम सामने वाले से लेंगे और सरकार को दे देंगे। That's it. This is known as indirect taxes. ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, ये सब चर्चा अपने समय के साथ करेंगे। राइट नाउ मैं ये चाहता हूं कि आपका अपना ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने दिमाग में बिठाइए कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हम सामने वाले से कलेक्ट करते हैं और सरकार को पे कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो भी आपको मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहला देखो डायरेक्ट की बात करिए और इनडायरेक्ट की बात करिए। डायरेक्ट टैक्स मतलब लेवी एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन। जैसे कि जो भी इनकम आपने कमाई है, मान लीजिए जो भी इनकम आपने कमाई है, इनकम चाहे आपने हाउस प्रॉपर्टी से कमाई हो या फिर आपने कोई भी सैलरी से कमाई हो या फिर आपने किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल से कमाई हो, आपकी फीस ली हो या फिर आपने किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन लिया हो या फिर आपने किसी लॉटरी से कमाई हो या फिर अदर सोर्सेज गिफ्ट से भी कमाई हो, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। यानी कि किसी प्रकार से वो जो बर्डन है किसके ऊपर लगा, उसी सेम व्यक्ति के ऊपर लगा। लेकिन अगर मैं आपको बात बोलूं कि ये जो अमाउंट है वो मुझे डिफरेंट पर्सन से कलेक्ट करनी है और मैं बर्डन क्या कर रहा हूं, वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, उससे कलेक्ट करके आपको ऊपर मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तब उस केस में वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अच्छा, ये जो टैक्स होता है ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। जब भी अपने कोई डायरेक्ट इनकम कमाते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे टैक्सेस भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम 10 लाख है तो 10 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा, हमारी इनकम 15 लाख है 15 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा, हमारी इनकम 20 लाख है 20 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे क्या लगता जाएगा, टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है भाई, इनकम का कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है, इनकम का कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है। अब देखो इस चीज को समझो कि अगर व्यक्ति की जो इनकम है, अगर 10 लाख रुपए साल का है, 10 लाख रुपए पर ईयर का है, तब उसके ऊपर जितना भी टैक्स लग रहा है, मान लेते हैं अपने एक बार 15% टैक्स लग रहा है, ये मान लेते हैं एक बार एग्जामिन के लिए, तो अगर उसकी इनकम 15 लाख हो जाएगी तो ये टैक्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसके इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस व्यक्ति की इनकम 10 करोड़ रुपए एक महीने की हो या फिर 10,000 रुपए एक महीने की हो, दोनों के ऊपर सेम टैक्स ही लगेगा। कैसे लगेगा सेम टैक्स, अभी ये बताओ। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 10 करोड़ रुपए है और वो जाकर कोई एक बिस्किट खरीदता है जिसका नाम क्या है बेटा, पार्ले जी। ऑलराइट, अब ये पार्ले जी का बिस्कुट आता है 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का। अच्छा, इस 10 करोड़ की इनकम वाले के लिए कितने का पड़ेगा ये, 5 रुपए का, और इस 10,000 वाले के लिए भी कितना पड़ेगा, 5 रुपए का। तो क्या अब इस 5 रुपए के अंदर पता है क्या क्या इंक्लूड है, एक तो 4 रुपए इंक्लूड है प्लस 1 रुपए टैक्स इंक्लूड है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 रुपए इंक्लूड है, 1 रुपए टैक्स भी इंक्लूड है। अब जो 1 रुपए टैक्स है वो इसने सेम इससे भी कलेक्ट किया, 1 रुपए टैक्स सेम इससे भी कलेक्ट किया। तो इनडायरेक्ट टैक्स को कोई भी प्रकार का ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी इनकम यहाँ पे कमाते हैं, चाहे आप 10 लाख रुपए महीना कमाएं, चाहे आप 20 लाख रुपए महीना कमाएं, चाहे 10,000 रुपए महीना कमाएं, किसी भी केस के अंदर जो रिग्रेसिव नेचर के टैक्सेस होते हैं, इसका मतलब इनकम का कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनकम पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। अगर अपने बात बोले डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, इनकम टैक्स।
ठीक है, इनकम टैक्स। और वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, जीएसटी एंड कस्टम। क्या आता है, जीएसटी एंड कस्टम। क्या आपको समझ में आया है ये सारी चीजें? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, टैक्सेस वर्सेस ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा क्या टैक्स है, क्या ये हमारी ड्यूटी है, ये क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती है। कैसे? ड्यूटीज़ और टैक्सेस के अंदर छोटा सा क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? टैक्सेस जो होते हैं ना वो ड्यूटीज नहीं होते हैं, क्योंकि टैक्सेस के ऊपर कुछ सिलेक्टेड रेट्स होते हैं, ठीक है, और ड्यूटीज के ऊपर क्या होते हैं, मल्टीपल रेट्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के रेट होंगे, टैक्सेस के अंदर सेम रेट होंगे। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी के अंदर कपड़े हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी है, लग्जरी आइटम्स लेंगे तो उस पर 28% जीएसटी है। चाहे आप यहाँ से लीजिए, चाहे आप केरला से लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु से लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लीजिए, जो रेट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज टैक्सेस, इट विल कंसीडर एज टैक्सेस। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, और जीएसटी जो इफेक्टिव हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, और ये पूरे के पूरे भारत में लागू हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या था, जीएसटी जब लागू हुआ तो इसका मतलब ये था कि जो पुराने टैक्सेस थे वो सारे क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। पुराने टैक्सेस सारे क्या कर दिए गए, वहां पे खत्म कर दिए गए। यहां तक ठीक है, पुराने टैक्सेस सारे खत्म किए, और जो न्यू टैक्स था जीएसटी, उसको क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोला जाता है जीएसटी मतलब? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ये किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं होती है, ये पूरे भारत के अंदर लागू है। भारत के अंदर लागू पहले नहीं था, पूरे भारत में नहीं था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जैसे जैसे भारत के पूरे भारत में कैसे लागू नहीं था कि 1 जुलाई को 2017 को ये इंडिया के ऊपर लागू हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं हुआ। फिर 8 जुलाई 2017 को ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई हो गया, यानी जम्मू और कश्मीर पे भी लागू हो गया था। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से जीएसटी का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर आया। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा देश है जो जीएसटी सबसे पहले लेके आया? इसका नाम है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश है जिसमें 1954 के अंदर जीएसटी का नियम लगाया था, और वहां पे सिंगल जीएसटी सिस्टम है, जीएसटी कॉन्सेप्ट है। देखो इस चीज को समझते हैं अपने। अब आपको कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं, तो आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे भारत में जो जीएसटी आया वो कहां से आया, ये पता लगा हमें ब्राजील एंड कनाडा। ब्राजील और कनाडा से यहाँ पे जीएसटी को लाया गया, और ये जो जीएसटी है इसको बोलते हैं ड्यूल मॉडल कॉन्सेप्ट। ड्यूल मॉडल कॉन्सेप्ट। क्या आपको समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे अपने? ड्यूल मॉडल कॉन्सेप्ट। चलिए अब अपने समझते हैं कि सिंगल मॉडल और ड्यूल मॉडल क्या होता है।
जीएसटी का एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जीएसटी के अंदर अभी नहीं घुसे हैं, अभी अपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी हेल्थी डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल मॉडल की, किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल मॉडल। सिंगल मॉडल का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वन गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट, जैसे कि जिसको अपने बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ही सारे के सारे टैक्सेस के ऊपर पैसा रखेगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कोई भी चीज़ बी व्यक्ति को दी, बी व्यक्ति को अगर वो चीज़ उसने 10,000 में दी और उसके ऊपर 500 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया, 500 रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो टैक्स किसको देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, सिंगल मॉडल कॉन्सेप्ट। आपको चीज समझ में आई? भारत के अंदर ये फ्रांस के अंदर चल सकता है क्योंकि वहां पे एक गवर्नमेंट है इस तरीके से, लेकिन भारत के अंदर दो गवर्नमेंट्स होती है। पहली गवर्नमेंट होती है केंद्र सरकार, दूसरी गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार। वन गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट। क्या बात करेंगे अपने, वन इज सेंट्रल, अनदर इज स्टेट। यहां पे दो गवर्नमेंट होती है, यहां पे ड्यूल कॉन्सेप्ट लगता है। एक गवर्नमेंट का नाम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। क्या आपको समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो बीजेपी की सरकार है, अपने बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर की सरकार है। और स्टेट के अंदर हर एक स्टेट की अपनी अपनी सरकार होती है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो दिल्ली है, अनदर एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो सरकार है वो अपनी सरकार है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए भारत के अंदर कभी भी सिंगल मॉडल जो है एडमिट नहीं किया गया। भारत के अंदर ड्यूल मॉडल कॉन्सेप्ट है और ये कहां से लाए गए, ब्राजील और कनाडा से लाए गए। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपने डिस्कस करते हैं कुछ जर्नी कि किस तरीके से जीएसटी भारत में लागू हुआ और किस तरीके से भारत के अंदर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, चलिए। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख रखी है ताकि आपका एक अच्छे से आप इस चीज़ को पढ़ सकें, समझ सकें, और इसके बाद जो जर्नी है इसकी डिटेल्ड जर्नी भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जीएसटी सिर्फ ये नहीं था जीएसटी का कि जीएसटी जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से ही जीएसटी की बात चल रही है। जीएसटी की बात चल रही है जब से कांग्रेस सरकार थी। 2005 से लेके 2014 तक, 2014 तक जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी जीएसटी का मॉडल अपनाया था। उन्होंने कहा कि जीएसटी हम जल्द से जल्द लेके आएंगे, क्योंकि जीएसटी का क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरे भारत में एक ही टैक्स लगे। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जैसे मान लीजिए अलग अलग शहरों में अलग अलग टैक्सेस लगा करते थे, अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से महंगाइयाँ हुआ करती थी। अगर कोई चीज़ पास में पड़ रही है तो वहाँ पे क्या होता था, कम टैक्स लगता था, कोई चीज़ दूर जा रही है तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगता था। इन सब कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया कि पूरे भारत के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, यानी जो चीज़ जिसको जहाँ जितने की पड़ रही है उतने की ही वहाँ पड़ेगी। इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट किया गया, ये टैक्सेस सेम लगेंगे। जी समझ में आई? 2006 के अंदर पी चिदम्बरम जी जब वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और उन्होंने बोला कि हम अप्रैल 2010 के अंदर जीएसटी को ले आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बहुमत में बात चली, जो दोनों पार्टीज़ की कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये एक निष्कर्ष निकाला गया कि जीएसटी अभी नहीं आ सकता। जीएसटी के लिए बहस इसलिए चल रही थी क्योंकि अगर हम सिंगल मॉडल में आते हैं तो सिंगल मॉडल के अंदर जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करने का अधिकार किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। राज्य सरकार उन टैक्सेस को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके क्या किया जाता है, उनको अलग अलग जगह यूज किया जाता है। आप टैक्सेस का मतलब समझे? टैक्सेस का मतलब कर होता है जो सरकार लोगों से लेती है और उसको अलग अलग लोगों के हित के लिए यूज करती है, फॉर टेकिंग द टैक्सेस, और उसको क्या होती है, अलग अलग लोगों के हित के लिए यूज किया जाता है। हित का मतलब जैसे कि
पेंशन स्कीम चला दी, सब्सिडरी दे दी, या फिर अपने बोले सैलरीज पे होती है, साथ में कोई डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, अनदर काफ़ी सारी चीज़ें जो सरकार हमारे लिए करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कर रही है सरकार, वो टैक्स को कलेक्ट करती है, और वहाँ पे ये जो टैक्सेस थे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट किया करती थी। लेकिन जब से जीएसटी का कॉन्सेप्ट आने लगा, तब से ऐसा हुआ कि भाई सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास, स्टेट के पास पैसा नहीं बचेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला, फिर सभी स्टेट ने अपोज किया कि नहीं नहीं नहीं, हम इस जीएसटी को आने नहीं देंगे। कंक्लूसिवली उस टाइम जीएसटी नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके अपोजिट में खड़े हो गए। 2014 में अंदर बहुमत आई। बहुमत आने के बाद सबसे पहले जैसी एनडीए गवर्नमेंट आती है, उन्होंने 2014 के अंदर अपना एक प्रपोजल रखा, और उस प्रपोजल के अंदर 122nd अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसके अंदर ये बिल रखा कि भाई हम जीएसटी लेके आना चाहते हैं। वो जीएसटी जो है कितनी तारीख को पार्लियामेंट में रखा गया? 19 दिसंबर 2014 को। और लोकसभा में पास कब हुआ? 6 मई 2015 को। राज्यसभा में पास कब हुआ? 3 अगस्त 2016 को। देखिए टाइम पीरियड, 1 साल के बाद राज्यसभा में पास हुआ। जब वो पास हुआ तो प्रेसिडेंट ने क्या किया? 8 सितंबर 2016 को उसको क्या कर दिया? पास कर दिया कि ठीक है, जीएसटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि सारे जो वहां पे बैठे थे मोर देन 50% ने क्या कर दिया था? वहां पे हाँ कर दिया था, बहुमत ने हाँ कर दिया था। फिर 2017 जून तक, उसके बाद क्या हुआ? 122 जो अमेंडमेंट बिल था, बिल बनाया। अभी वो एक्ट नहीं बना है, कानून नहीं बना है, खाली बिल पास हुए हैं। बिल पास होने के बाद ये जो कानून था वो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट 2016 बना, और इस 101 अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि हम टोटल 4 एक्ट लेके आएंगे। हम टोटल 4 एक्ट लेके आएंगे। सबसे पहला एक्ट जो होगा वो कौन सा होगा? सीजीएसटी बिल 2017, अगला होगा आईजीएसटी बिल 2017, अगला होगा यूटीजीएसटी बिल, अगला होगा जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बिल। ये अपने पढ़ेंगे, ये अपने जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम ये 4 बिल लेके आना चाहते हैं, और ये 4 बिल के लिए हमें क्या दे दीजिए? आप अप्रूवल दे दीजिए। इन कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ये बिल लोकसभा में रखा गया और राज्यसभा में रखा गया, ये पहले दिन ही पास हो गए 29 मार्च 2017 को। और फिर प्रेसिडेंट सर ने उसके ऊपर साइन कर दिया, कितनी तारीख को? 12 तारीख को। और तब से ये एक एक्ट बन गया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ जम्मू कश्मीर पे, 8 जुलाई को एप्लीकेबल हुआ होल ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात अपने नीचे करने वाले हैं। राइट नाउ मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सब बातें अपने अभी कर लेते हैं, और फिर अपने समझते हैं कि किस तरीके से सारा वर्क चलता है। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान। हम 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की जो रीति है, रिपब्लिक डे है, वो हम मनाते हैं। भारत के संविधान के अंदर हमने हर किसी को फंडामेंटल राइट भी दिए हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी बताई है, उन सब के बारे में बताया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये मदर ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ कहलाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जितने भी कानून बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसा मार्क किया जाएगा, पॉइंट मार्क किया जाएगा कि यहाँ से ये जो एक्ट है वो बन गया। जैसे 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट में हमने कहा कि हम सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट जो है वो लेके आना चाहते हैं।
तो CGST एक्ट आया यहाँ से 101 अमेंडमेंट से। साथ ही साथ हमने बात करी कि किस तरीके से एक्ट को पास किया जाता है। सबसे पहला है, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका बिल बनता है। क्या बनता है बच्चों? बिल बनता है। उस बिल के अंदर हमने कोई भी बिल पास किया, बिल हमने सर वहाँ पे रखा, रखने के बाद अलग अलग जो राज्य सरकार है, जो अपोजिट पार्टी है, वो हमसे क्या करती है, इस बारे में बहस करती है। फिर जो भी स्पीकर साहब होते हैं वो स्पीकर क्या करते हैं, मेजोरिटी वोट करते हैं कि कौन इसके पक्ष में है। अगर बिल पास हो गया तो सबसे पहले वो पास होता है लोकसभा के अंदर। किसमें पास होता है बच्चों? लोकसभा में। फिर वो बिल जाता है कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर वो बिल पास होने के बाद कुछ समय उसके ऊपर डिस्कशन जो हुई है, उसके ऊपर कमेंट लिए जाते हैं, कमेंट लेने हो गए, सब पास हो गया, देन आफ्टर इट विल पास टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तक वो सब क्या माने जाएंगे? बिल। अभी तक वो क्या माने जाएंगे? बिल। लेकिन जिस दिन वो बिल के ऊपर प्रेसिडेंट सर के साइन हो जाते हैं, देन इट विल बिकम द एक्ट। तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है बच्चों? एक्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं फिर से बोलता हूं कि कोई भी आपको एक्ट पास करवाना है तो सबसे पहले क्या बनेगा? बिल। बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में पास होगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होगा, फिर जाके वो जाएगा प्रेसिडेंट सर के पास, मैडम के पास। जब वो प्रेसिडेंट मैम सर साइन कर देंगे, देन आफ्टर वो जो बिल है क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और जैसे वो एक्ट बनेगा पूरे के पूरे भारत में, उस एक्ट को क्या मान लिया जाएगा? लीगल मान लिया जाएगा। क्या आपको समझ में आई ये चीज? ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो प्रोविजन है वो वर्क करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लास के नोट्स शो कर रहा हूं कि हम क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं तो इस तरीके से हम प्रॉपर पूरे नोट्स बनाते हैं और सारी की सारी चीज़ को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। राइट। सो आप डेफिनेटली जुड़िए। हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से जीएसटी के फायदे हैं, क्या जीएसटी है, उसके बारे में हमने क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। लेकिन राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो किसी भी चीज़ को बेच रही है, मतलब सेल प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपए। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई कितनी? 10,000। तो 1,10,000 हो गया। इसके ऊपर वैट लग गया 12%। इसके ऊपर वैट लगा कितना? 12%। तो 1,23,200 रुपये हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जो 10,000 था वो क्या था? 10,000 एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। और टैक्स के ऊपर फिर से क्या लग गया? 12% टैक्स लग गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर टैक्स लगे, ये तो लाजमी है। लेकिन जो टैक्स हमने पे कर दिया, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स क्यों लग रहा है? तो ये जब सवाल दिमाग में आया, तब से जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया कि अब से टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद हो जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद से टैक्स के ऊपर टैक्स लगना क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो एक प्रकार का अगर मैं बोलूं तो जीएसटी का क्या बेनिफिट है? ये सिंगल टैक्स है, सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल फाइलिंग है, सिंगल असेसमेंट है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी का नाम क्या है? उस अथॉरिटी का नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC। समझ में आया? ठीक है। तो आज का जो सेशन है अपने यहीं पे ही ओवर करते हैं। एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन की मैंने आपसे बात करी। कल हम थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ KCC के साथ। नीचे दिए गए नंबर्स के अंदर आप कमेंट बॉक्स में चेक करिए और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आने वाले सेशंस के लिए फॉर बिकमिंग द बेस्ट CMA, CS और CA in India and out of India also. Thank you very much.
have a look, like, share, subscribe my channel too.